हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में जो हमारा लेसन चल रहा है, लेसन 6 में आपका वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए हर्शे व चेज द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो आज उसी प्रश्न के अनुसार हमारा आज का जो टॉपिक है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, यानी डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, और हर्शे व चेज ने किस प्रकार से एक प्रयोग किया रैट्स पर यानी चूहों पर, और उस प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो आइए आज के वीडियो में पढ़ते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ तथा हर्शे व चेज का प्रयोग। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार से है, बहुत जगह से कई बार हम पढ़ते आते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। तो वो किस प्रकार से है जेनेटिक मटेरियल, वो बताया गया है आज के वीडियो में। देखिए, आनुवंशिक पदार्थ वह तत्व है जो विशेषकों यानी ट्रेट्स की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को नियंत्रित करता है। देखिए, विशेषक यहाँ पर एक शब्द आया है ट्रेट्स, बस इस शब्द को समझना है, और इस शब्द को जब हम समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि डीएनए किस प्रकार आनुवंशिक मटेरियल है। आनुवंशिक पदार्थ में विशेषक उपस्थित होते हैं, ट्रेट्स उपस्थित होते हैं, यानी किसी भी, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो कि ये आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है, यानी ले जाने वाला है। तो जब किसी व्यक्ति में कोई विशेष लक्षण उपस्थित होंगे, कोई विशेष गुण उपस्थित होंगे, तभी तो वो विशेष गुण दूसरी संतति पीढ़ी में जाएंगे। जब तक किसी में कोई विशेष गुण ही नहीं होंगे तब तक वो दूसरी संतति पीढ़ी में किस प्रकार, यानी क्या जाएगा जब होंगे ही नहीं गुण। तो सभी व्यक्तियों में, यानी जिनमें डीएनए होता है, डीएनए तो सभी व्यक्तियों में होता है, तो सभी व्यक्तियों में विशेषक यानी कि ट्रेट्स उपस्थित होते हैं। सामान्य भाषा में जिन्हें आप कह सकते हो गुण कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो, परंतु जब हम यहाँ पर अपने बायोलॉजी की भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको जो हमारे विशेष लक्षण हैं उन विशेष लक्षणों को विशेषक नाम देंगे। तो जब किसी व्यक्ति में जो वो विशेषक लक्षण हैं या विशेषक जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को नियंत्रित करते हैं, यानी विशेषकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति को नियंत्रित करते हैं। तो जो आनुवंशिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ है, वो मानव के या जिस व्यक्ति में या जिस जीवधारी में जो विशेष गुण उपस्थित हैं, विशेष लक्षण उपस्थित हैं, उन लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी पितृज पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ले जाता है। और वंशागति का मतलब वही है ना कि ले जाना, अगली पीढ़ी में पहुंचाना। तो उन लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल करना और नियंत्रित करने से तात्पर्य है कि जो पितृज पीढ़ी है उस पितृज पीढ़ी के सभी लक्षणों को संतति पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं करता है। यानी जो विशेष लक्षण होते हैं, जो विशेष विशेषक होते हैं, वो विशेष विशेषक ही अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। इसके बाद और एक लाइन दी गई है, जहां से कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। यदि यह पदार्थ आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित रखता है तथा संतति पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है,
ये संतति जीव इन लक्षणों को विकसित करते हैं। यानी कि जब आपका जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, ये आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है, संकेत सूचनाओं को संचित रखता है। यहाँ पर यदि नहीं होगा, यदि से जो है भाषा हमारी क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए इसको इरेज करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। यह पदार्थ यानी जो डीएनए है वो आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित रखता है। देखिए, जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जेनेटिक लक्षण होते हैं, वो पितरस की भी पितरस, पितरस के भी पितरस, यानी कि पिता माता के पूर्वज, दादा दादी, दादा दादी के पूर्वज, उनके माता पिता, तो कई पीढ़ियां हो जाती हैं। तो जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जेनेटिक लक्षण हैं, इतने समय तक संचित रखना, इतने समय तक उनकी सूचनाओं को, आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करना डीएनए करता है। और डीएनए क्या करता है, वो कई कई पीढ़ियों के जो जेनेटिक लक्षण हैं, उन जेनेटिक लक्षण को क्या करता है, संकेत सूचनाओं के रूप में अपने में स्टोर करता है और संतति पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है। तो जैसे जैसे वंशावली बढ़ती जाती है, जैसे जैसे संततियाँ बढ़ती जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, इस प्रकार से डीएनए क्या करता है, जो स्टोर की गई, संचित की गई आनुवंशिक सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है, जिससे जो अगली पीढ़ी होती है, जो नई संतति उत्पन्न होने वाली होती है, जो नया शिशु जन्म लेने वाला होता है, या जो नई पीढ़ी का निर्माण होने वाला होता है, उस पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण थे पूर्वजों के, वही लक्षण प्रदर्शित होना प्रारंभ होते हैं। यानी जो संतति उत्पन्न होगी, उन संतति जीवों में इन लक्षणों का विकास होगा। जो पूर्वजों से, पिता से, माता से, दादाजी से, दादी, नाना, नानी, सभी से जो आनुवंशिक लक्षण कलेक्ट होकर के संतति में पहुंच रहे हैं, उनका काम सिर्फ, यानी वो संतति में पहुंचना जो है, या पहुंचाना जेनेटिक मटेरियल डीएनए करता है। और जब वो संतति में पहुंच जाते हैं तो वो संकेत सूचनाएं डीएनए पहुंचा देता है, और जब वो संतति पूर्ण विकसित होती है, तब उस संतति में वो आनुवंशिक लक्षणों का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार समझे कि जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विशेष लक्षणों को, विशेषकों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है। वंशागत का तात्पर्य, आप पीछे वंशागति, आनुवंशिकी और आनुवंशिकता सबके बारे में बताया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें यही तीनों डेफिनेशन आपको समझाई है। तो आप वहां से भी समझ लीजिए कि वंशागति का क्या तात्पर्य है, या वंशागति का क्या मतलब है। परंतु अगर यहाँ पर आया है वंशागति, तो एक बार हम फिर वंशागति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वंशागति क्या होता है, या आनुवंशिकी क्या होता है। तो आप आनुवंशिकी पढ़ के आ रहे हो, पीछे कई बार पढ़ा भी है कि देखो, आनुवंशिकता या वंशागति एक ही बात है। आनुवंशिकता और वंशागति, क्योंकि वंश के अनुसार विशेष लक्षणों का गमन होता है। यानी जैसे जैसे वंशावली बढ़ती है, जैसे जैसे वंश बढ़ता है, वैसे वैसे वो आनुवंशिक लक्षण गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं, सामान्य भाषा में चलते हैं। तो आनुवंशिकी और वंशागति आप पीछे भी पढ़े हो तो फिर देखते हैं। देखिए, वंशागति या आनुवंशिकता जो है, इसके अंतर्गत वे लक्षण आते हैं, या वो प्रक्रिया है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है
वे लक्षण ऐसा कह सकते हो कि वंशागति आनुवंशिकता के अंतर्गत वे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमित होते हैं, या वे लक्षण जो विशेष होते हैं वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमित होते हैं। पारगमित यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, या आनुवंशिकता या वंशागति के अंतर्गत वे ही लक्षण आते हैं, जो लक्षण यानी वे ही विशेष लक्षण आते हैं जो पूर्वजों से प्राप्त किए गए हैं, और वे लक्षण या इसके अंतर्गत वे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमित होते हैं। तो समझ में आ गया कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो विशेष लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नियंत्रित करता है, पहुंचाता है, और जो हमारा डीएनए आनुवंशिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, ये कई पीढ़ियों के जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको संकेत सूचनाओं के रूप में अपने में संचित करता है और संतति की पीढ़ी के जीवों में स्थानांतरित करता है, जिससे उस संतति की पीढ़ी में ये आनुवंशिक लक्षणों का विकास होता है। तो ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसलिए डीएनए को जो है आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि ये जनन के समय आनुवंशिक लक्षणों को भी पहुंचाता है। इसके बाद अब आते हैं हर्षे व चेज का प्रयोग। देखिए, हर्षे और चेज का प्रयोग बहुत ज़्यादा ब्रीफली दिया गया है बुक्स में, परंतु हमें अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से लर्न करना है और शॉर्ट में ही आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उतना ही दिया गया है जितना हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पर्याप्त है। देखिए, वैज्ञानिक ग्रिफिथ हर्षे चेज ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु है। सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु है, ये किन किन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया या किस वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध किया गया। तो सबसे पहले आपका जवाब होगा ग्रिफिथ हर्षे व चेज। ग्रिफिथ हर्षे चेज ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु है। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, या कह सकते हो यहाँ पर स्थान से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर पीढ़ी से तात्पर्य है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने वाला। यानी आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का जो साधन है वो यहाँ पर डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। इसके बाद आइए देखते हैं कि इसको प्रमाणित कैसे किया गया। ये तो पता चल गया कि आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु है, ये ऊपर 4 लाइन पढ़ी, इसी से समझ में आ गया कि है डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक। अब ये सिद्ध कैसे किया गया। सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी, देखिए डिप्लोकोकस निमोनी जो जीवाणु है, यानी डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया रोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि निमोनिया रोग का वाहक कौन सा जीवाणु है या किस जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है। कई बार ये भी पूछ लेते जीवाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम बताओ। ठीक है, तो डिप्लोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है, उसके बाद में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होती है। आप 2 बता दो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, खैर वो अलग का टॉपिक है, परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिप्लोकोकस निमोनी। तो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया रोग होता है, तो उसी पर देखो प्रयोग किया है हमारे ग्रिफिथ जी ने। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु पर प्रयोग किए और इसे चूहों में प्रविष्ट करके निष्कर्ष
निकाला। ठीक है, देखिए डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु लिया गया और उसको चूहों के शरीर में इम्प्लांट किया गया, यानी प्रवेश कराया गया उस जीवाणु को, जिससे उन्होंने देखिए क्या निष्कर्ष निकाला, यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यानी उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। जब चूहे के शरीर में डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु को प्रविष्ट कराया यानी इंजेक्ट किया, तब उनको ज्ञात हुआ कि डिप्लोकोकस निमोनी जो जीवाणु है ये निमोनिया रोग का कारक है, यानी निमोनिया रोग फैलाता है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना है, इसमें दो विभेद स्ट्रेन पाए जाते हैं। देखिए जो डिप्लोकोकस निमोनी है इसमें दो विभेद पाए जाते हैं, स्ट्रेन पाए जाते हैं। विभेद से तात्पर्य होता है कि इनकी जो स्थिति है, यथा स्थिति है, वो स्थिति रोग होने और ना होने का कारण बताती है। विभेद स्ट्रेन, इसी को प्रभेद भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप जैसे कह सकते हो प्रकार, टाइप्स जिसको बोलते हो, टाइप्स जिसे बोलते हो, परंतु यहाँ पर हमें प्रकार शब्द यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें विभेद या इसे ही प्रभेद और इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। यानी डिप्लोकोकस निमोनी में जो है दो विभेद, दो प्रभेद, यानी दो कंडीशंस या दो दशाएं होती हैं, जिसमें रोग के होने और रोग के ना होने का कारण पता चलता है। तो देखिए कौन से दो विभेद हैं, आप इन्हें ब्लैक पेन से लिखना। पहला है उग्र विभेद, दूसरा है अनुग्र विभेद। इन्हीं दोनों का जो है पूरा योगदान होता है हर से और चेज के प्रयोग में। तो जो उग्र विभेद है यह रोग कारक है, अनुग्र विभेद यह रोग कारक नहीं है। यानी कि ये दो दशाएं हैं, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु की दो दशाएं हैं, जिसमें उग्र विभेद रोग का कारक है, अनुग्र विभेद रोग का कारक नहीं है। जिसमें से उग्र विभेद आप सामान्य समझ सकते हो कि ये एक ऐसी दशा है जो रोग को फैलाने के लिए सक्रिय दशा है। यानी इस स्थिति में जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है वो रोग फैलाएगा, फैलाता ही है। और अनुग्र विभेद, इस दशा में जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है ये निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, जिसके कारण ये अन्य जीव में रोग नहीं फैलाता है। कोई भी चीज निष्क्रिय होगी तो वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। कोई अब सामान्य जनरली भाषा में देख लीजिए, कोई चीज अगर निष्क्रिय है तो वो इतना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा जितना सक्रिय वाला प्रभाव दिखाएगा। अगर दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एक बहुत ही हष्टपुष्ट स्वास्थ्यवर्धक है और एक बहुत ही कमजोर दुबला पतला, साथ में बीमार भी है। अब दोनों के साथ लड़ाई करिए तो देखिए कौन वाला अपना प्रभाव अच्छा दिखाएगा। जो हष्टपुष्ट स्वास्थ्य है, जो व्यक्ति स्वास्थ्य है, वही तो अपना प्रभाव अच्छे से और अच्छा प्रभाव, पूर्ण प्रभाव दिखाएगा। परंतु जो कमजोर बीमार व्यक्ति है उसमें निष्क्रियता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं निष्क्रियता दिखाता है, जिसके कारण वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु है उसकी दो दशाएं हैं, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। ये हमें ध्यान रखना है, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। तो उग्र विभेद जो होता है ये रोग का कारक बनता है, यानी रोग को फैलाने की स्थिति होती है, और जो अनुग्र विभेद है ये रोग का कारक नहीं होता है, क्योंकि ये दशा जो होती है डिप्लोकोकस की वो निष्क्रिय होती है। इसके बाद अब देखिए क्या निष्कर्ष निकाले। ग्रिफिथ ने प्रयोगों द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। यानी ग्रिफिथ ने क्या निष्कर्ष निकाले, ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें पढ़ना भी है। यहाँ पूरा प्रोसेस नहीं लिखा गया है कि उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु लिया, चूहों के शरीर में डाला, चूहों में लक्षण दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए, उस प्रकार की थ्योरी नहीं चेपी गई है। यहाँ पर आपको सटीक परिभाषा, सटीक थ्योरी मिली है और इतनी ही हमें लर्न करना है एग्जाम के लिए। तो देखिए ग्रिफिथ ने जब इन्हीं दोनों उग्र और अनुग्र विभेद का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स प्राप्त किए, और वो रिजल्ट्स यहाँ पर 2 पॉइंट्स में दिए गए हैं। इनको और समझते हैं। देखिए, उच्च ताप से उपचारित
उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद के जीवाणुओं को चूहे में प्रविष्ट कराया तो निमोनिया नहीं हुआ। हाँ जी, देखिए ये पहला पॉइंट कि उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद के जीवाणुओं को चूहे में प्रविष्ट कराया तो निमोनिया नहीं हुआ। तो क्या किया उन्होंने? उपचारित से तात्पर्य है, आप सामान्य समझ सकते हो कि गर्म किया। हाई टेम्परेचर पर जो उग्र विभेद के डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु थे उनको क्या किया? गर्म किया, हाई टेम्परेचर पर उपचारित किया और उपचारित करके उन्होंने चूहे के शरीर में प्रविष्ट करा दिया, जिससे क्या हुआ कि चूहे को निमोनिया रोग नहीं हुआ। ये तो पहली दशा हुई। दूसरी दशा में देखिए क्या किया? उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद तथा जीवित अनुग्र विभेद के जीवाणुओं का मिश्रण चूहों में प्रविष्ट कराया तो निमोनिया हो गया तथा चूहों में उग्र विभेद के जीवाणु पाए गए। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद, यानी जैसी पहली कंडीशन थी वैसी दूसरी कंडीशन में भी उन्होंने क्या किया? जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु था उसको उच्च ताप से उपचारित किया, यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, जिससे यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया और साथ में उन्होंने जीवित अनुग्र विभेद के जीवाणुओं का मिश्रण चूहे में प्रविष्ट कराया। तो अनुग्र विभेद भी यहां पर ले लिया। जब इसको उच्च ताप से यानी उपचारित कर दिया तो ये तो जीवित नहीं रहा, यानी ये जीवाणु जो था ये तो नष्ट हो गया, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या था? उच्च ताप से उपचारित जब उन्होंने किया उग्र विभेद का जीवाणु तो वो जीवाणु नष्ट हो गया ना, जीवित नहीं बचा, जिसके कारण क्या हुआ? चूहों में निमोनिया नहीं हुआ। परंतु दूसरी कंडीशन में भी क्या किया उन्होंने? उच्च ताप से उपचारित उग्र विभेद लिया तो ये तो नष्ट हो गया, यानी कि ये जीवित नहीं बचा, तथा जीवित अनुग्र विभेद के जीवाणुओं का मिश्रण चूहों में प्रविष्ट कराया। जबकि ये देखिए दूसरी कंडीशन, यहां पर दो चीजों को इस्तेमाल कर लिया, जीवित अनुग्र विभेद को भी ले लिया और दोनों के मिश्रण को चूहों में प्रविष्ट करा दिया तो निमोनिया हो गया तथा चूहों में उग्र विभेद के जीवाणु पाए गए। क्योंकि जब निमोनिया होगा तभी तो उग्र विभेद के जीवाणु उपस्थित होंगे। तो यहां पर उन्होंने इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने अनुमान लगाया कि उग्र विभेद के जीवाणुओं ने अपनी उग्रता अनुग्र विभेद के जीवाणुओं में स्थानांतरित कर दी। यानी इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने अनुमान लगाया कि उग्र विभेद के जीवाणुओं ने अपनी उग्रता अनुग्र विभेद के जीवाणुओं में स्थानांतरित कर दी। उच्च ताप से उपचारित थे, परंतु जब उन्होंने अनुग्र विभेद के जीवाणु ले लिए, जिसके कारण उसको क्या हो गया? उपचारित होने के बावजूद भी उसने अपने आनुवंशिकता जो था, जेनेटिक मटेरियल जो था, वो अनुग्र विभेद के जीवाणुओं में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अनुग्र विभेद के जीवाणु भी उपस्थित थे, यानी अनुग्र विभेद भी उपस्थित था। तो अनुग्र विभेद उपस्थित होने के कारण उसको एक ऐसी दशा प्राप्त हो गई कि ये उच्च ताप से उपचारित होने के बावजूद भी इसने अपने आनुवंशिकता के गुण को स्थानांतरित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि चूहा में निमोनिया हो गया और वो उग्र विभेद के जीवाणु भी उसमें उपस्थित हो गए। जबकि यहां पर क्या था कि केवल उच्च ताप से ही उपचारित जीवाणु थे और अनुग्र विभेद नहीं था, यानी उच्च ताप से ही उपचारित उग्र विभेद थे। तो अकेले उग्र विभेद ही उपस्थित होने के कारण और उपचारित होने के कारण चूहे में निमोनिया नहीं हुआ। तो दो कंडीशन आने की दशा में क्या हो गया? चूहे को निमोनिया रोग ग्रसित हो गया और इन प्रयोगों से ग्रिफिथ ने अनुमान लगा लिया कि उग्र विभेद के जीवाणुओं ने अपनी उग्रता अनुग्र विभेद के जीवाणुओं में स्थानांतरित कर दी, जबकि उच्च ताप से भी उपचारित थे।
उच्च ताप से भी उपचारित थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अनुग्र विभेद के कारण ही जो है स्थानांतरण कर दिया। तो इस प्रकार से जो आपका हर्षे व चेज का प्रयोग था समाप्त होता है और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ भी समाप्त होता है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करना और अगर इसमें कुछ नहीं आया है समझ में दोबारा भी आप बताना, जिससे आपको दोबारा भी बताया जाएगा।